हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास होगी। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में जो हम लोग सीखे थोड़ा उसको देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको हम लोग परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता है ना, जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट परसेंट होता है जो भी परसेंटेज इंक्रीज होता है किसी भी चीज़ में, और जो परसेंटेज डिक्रीज होता है वही क्या होता है, लॉस परसेंट होता है। ठीक, जैसे 100 रुपये की वस्तु है, उसमें अगर 10% का प्रॉफिट हो जाए मतलब वस्तु कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। मतलब कि 100 में 10% का इंक्रीज हो गया है। ठीक, इस वजह से वो 110 हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंट को और लॉस परसेंट को परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के द्वारा समझ सकते हैं। और हम लोग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखे थे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, है ना। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्या था वो, जैसे 10% है, इसका मान होता है 1/10। तो अगर 10% का लाभ हो तो क्या होता था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा 1 + 1/10 यानी 11/10। और यहीं अगर 10% की हानि हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता था 1 - 1/10 यानी 9/10। यानी जो अगर लाभ हो रहा है यानी जो अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या होता था, 1 जोड़ देते थे जो भी उस परसेंट की भिन्न में जो वैल्यू होती थी। ठीक, और जो अगर डिक्रीज हो रहा हो यानी हानि हो रही हो तो 1 में से घटा देते थे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाता था। तो इसका यूज क्या था कि अगर हमें CP पता है और SP निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इंटू कर देते थे तो हमारे SP आ जाता था, और यहीं CP निकालना हो तो SP में डिवाइड कर देते थे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से तो हमारा CP आ जाता था, इसी तरीके से। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ था। ओके, तो इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसको आपको खुद से करना है और उसका आंसर कमेंट करना है। बेसिक क्वेश्चन है, बस इस तरीक़ों को याद करने के लिए जिससे आपका पिछली क्लास का रिवीजन हो जाए, इस वजह से क्वेश्चन करवाया गया है। तो इसको आपको खुद से करना है और उसको कमेंट करना है। ठीक है ना। इसका आंसर क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है कि A ने एक वस्तु 10% लाभ पर B को, B ने 10% हानि पर C को तथा C ने 20% लाभ पर D को बेचा। यदि D सामान को 29,700 रुपये में ख़रीदा हो तो बताइए A उसे कितने रुपए में ख़रीदा था। देखिए आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्वेश्चंस के द्वारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको कैसे करना है। ठीक, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें कि कई सारे, जैसे पहले क्या हुआ, पहले A था, A ने कोई वस्तु खरीदी होगी, कुछ रुपए में A ने खरीदा था इस वस्तु को। फिर उसने क्या किया कि 10% के लाभ पर B को बेच दिया। फिर B ने क्या किया, 10% की हानि पर C को बेच दिया। फिर C ने क्या किया, 20% के लाभ पर क्या किया, D को बेच दिया। ठीक, इसने D को बेच दिया। अब D ने क्या किया, 29,700 रुपये पे किया था इस वस्तु के लिए। यानी जो D का CP है वो दे रखा है 29,700 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि जो D का CP होता है, CP ऑफ D किसके बराबर होता है, CP ऑफ A इंटू, अब देखिए हो क्या रहा है, A से जो अगर आप D तक जाए ना तो पहले 10% का इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद 10% का डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर से 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो वही करना है हमें, कुछ नहीं, बस इतना आपको देखना है कि आपको CP पता है D का, इसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, CP ऑफ A इंटू 10% का इंक्रीज मतलब 110/100, फिर 10% डिक्रीज मतलब 90/100। डिक्रीज में क्या करते हैं, घटा देते हैं 100 में से, इंक्रीज में जोड़ देते हैं। 20% का इंक्रीज मतलब 120/100, यही CP ऑफ D यानी
ये वैल्यू हो जाएगी 29,700 के बराबर। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 29,700। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो CP आप ये आ जाएगा। इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे हम कि 29,700 बराबर हो जाता A का CP मान लेते हैं कि A ही है, ठीक, इंटू इसका हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे 10% का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, इंक्रीज हो रहा है 10% होता है 1/10, एक जोड़ देंगे मतलब 11/10 हो जाएगा, इंटू 10% का डिक्रीज मतलब 1/10 में 1/10 ही होगा 10% का मान, डिक्रीज हो रहा है तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो कितना हो जाएगा, वो 1 में माइनस कर देगा 9/10 हो जाएगा। ठीक, 9/10। इसी तरीके से जब हम 20% का इंक्रीज करते हैं, यानी 20% का मान होता है 1/5, तो इसका चूँकि इंक्रीज हो रहा है यानी लाभ हो रहा है तो 1 प्लस हो जाएगा 1/5 यानी 6/5। ठीक, तो इस तरीके से हम ये स्टेप लिखने से बच सकते हैं, डायरेक्ट ये वाले स्टेप लिख सकते हैं हम लोग। इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। 10% मतलब 1/10, 1 जोड़ेंगे तो 11/10 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस है मतलब हानि हो रही है तो 1 में से घटाना पड़ेगा तो 9/10 बन जाएगा। इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। ठीक, तो बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6, 2 5 10 और फिर 11 से इसको कैंसिल कर दो, 11 दूना 22, 7 बचा तो 77 बन गया, 1177 2 0। अब ये 9 3 27, 27 से कम 27 यानी 100 बनेगा यहाँ पर। तो CP आप A आ जाएगा 5 25, 10 250 और 2 0 ये, यानी 25,000 रुपये जो है तो CP हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25,000 रुपये। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपके पास कि कई सारे, जैसे किसी एक से शुरुआत करके मतलब पहले एक को बेचा, फिर को दूसरे को बेचा, फिर तीसरे को बेचा, चौथे को बेचा, कितनी भी बार ऐसा करे तो जो लास्ट वाले का जो CP होगा या कि लास्ट से पहले वाले का SP, वो पहले वाले के CP से इस तरीके से रिलेट करेगा, है ना। क्या होता है, पहले वाले का जो CP होता है उसी में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वही सब होकर के लास्ट में लास्ट वाले का जो CP बनता है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, A से लेकर D तक क्या हो रहा है, पहले 10% का इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। यही चीज़ आपको समझनी है बस। मतलब आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता तो भी आप इसको कर सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद। पहला वाला क्वेश्चन करके आप कमेंट करना उसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो क्या बताना है हमें, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि। ठीक, तो कभी भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 16 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 15 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो कुछ नहीं करना, इसमें आप जो क्रय मूल्य दे रखा है ना, कितने, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब आपको जो विक्रय मूल्य होगा आपको उसको मान लेना है 16। देखिए जो क्रय मूल्य दे रखा है, जितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, देखिए हो क्या रहा है कि 16 का CP जो है तो 15 के SP के बराबर है, ये दे रखा है। तो आपको उल्टा मानना है, आप हमेशा जो विक्रय मूल्य मानना है। जैसे 16 वस्तुओं का CP है तो विक्रय मूल्य आप मान लोगे 16 और क्रय मूल्य क्या मान लोगे 15। हमेशा कभी भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो, तो जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात करें उतना आप मान लो, उतनी वस्तुओं के बराबर मान लो आप विक्रय मूल्य, और जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात करें उतना आप मान लो क्रय मूल्य। तो बस इसके बाद फिर जो भी पूछा आप उसका आंसर निकाल सकते हो। बोला है प्रतिशत लाभ या हानि, तो देखो विक्रय मूल्य 16 है, क्रय मूल्य 15 है, तो कौन ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा, कितने का लाभ हो रहा है, एक ज़्यादा है, कितने किस में होगा, क्रय मूल्य पे होगा, क्रय मूल्य कितना है 15 है, गुणा 100। ठीक,
तो 1/15 गुणे 100, 5 से काट दो, 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी 20/3। 20/3 मतलब कितना होगा? 3 18, 2 20, 6 सही 2/3%। ये आ गया आपका आंसर। तो कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको इस तरीके से मान लेना है और फिर आपसे जो भी लाभ है हानि पूछे वो आप बता दोगे। इसी तरीके से आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होगा। लागत मूल्य यह होती है कि जिसमें कोई सामान निर्माण करते हैं हम, कोई भी सामान आप बनाते हैं उसमें जितना मूल्य लगता है उसको बोलते हैं लागत मूल्य। 16 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश करता है वो। 16 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का मतलब है विक्रय मूल्य, ठीक। बिक्री मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर भी बोल दिया कि आप लाभ या हानि बताओ, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको। तो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, तो यानी एसपी आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 एसपी हो गया तो सीपी कितना हो जाएगा? 16 वस्तुओं का बिक्री मूल्य मतलब एसपी, तो 16 वस्तुओं की एसपी के बराबर है, यानी 16 हो जाएगा सीपी, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अब देख लीजिए आप क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? सीपी आपका ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर हानि होगा, तो यानी प्रतिशत हानि यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी? 6 का अंतर है, 6/16 गुणा 100, ठीक। 2 3 6, 2 8 16, 4 दूना 8, 25 बार ये जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 25 या 75/2, यानी 37.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इस तरीके से इनको डील करना है। आप 2 स्टेप में इनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या हमारे पास? महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य हमें बताना है। क्या हो रहा है कि वो हानि पर बेच रहा है, 10% की हानि पर बेच रहा है। 10% मतलब मान होता है 1/10, ठीक। तो अगर हम सीपी मान ले 10 है, अगर हम सीपी 10 मान लें तो एसपी कितना हो जाएगा? चूँकि हानि हो रही है, मतलब 10 का 10% हानि हो रही है, तो एक कम, हानि का मतलब डिक्रीज हो रहा है, 10 में 10% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक कमी हो जाएगी 10 में, तो एसपी हो जाएगा 9। एक्स लगा लो आप। सीपी आप मान ले, यहाँ पर हम सीपी मान लें 10x और एसपी मान लिए 9x। यहाँ पर एक्स मानना पड़ेगा यहाँ पर दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ऐसा है। यहाँ पर देखिए, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, अब बोला कि 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। 60 रुपये अधिक मिलते मतलब एसपी 9x है, यही तो मिलेगा, जितने रुपये बेचेगा ना उतना ही तो मिलेगा उसको। तो 60 रुपये अधिक मिलते, नहीं 60 रुपये इसमें और मिलते उसको। कब मिलते? जो सीपी है हमारे पास 10x, उसको उसमें अगर 5% की हानि पर बेचता है, यानी इसका 95% बेचता, तो ये जो हमारा सीपी है
उसमें 5% की हानि, जब 5% की हानि करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 100 में से 100% रहा पहले अपने आप में, तो 5% की हानि नहीं 5% घट जाएगा, बचा 95%। तो 10x का 95% किसके बराबर होगा, हमारा पहले एस पी था 9x, उसमें अब 60 का इंक्रीज हो जाएगा, 60 रुपये क्या हो जाएंगे, अधिक मिलेंगे। यानी 9x + 60 बराबर 10x × 95/100। इसको आप सॉल्व कर लो, 1 0 से 0 काट दो, 5 से 19 बच जाएगा, 19 × 5 = 95 होता है, और 5 दूना 10, 2 से इधर इंटू कर लो, 2 9 18x + 60 2 120, 60 2 120 होता है, इधर है 19 और ये x बचा है 19x, x 28 को उधर भेज दो, यानी 120 बराबर आ जाएगा x, यानी हमारा आंसर आ गया 120। यानी जो उसका x क्या माने थे हमने, x आंसर 120 नहीं है। ओके, x हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है, खरीदा कितने था, खरीदा था मतलब क्रय मूल्य क्या था उसका, तो CP कितना हम लोग माने 10x माने, यानी 120 × 10 यानी 1200 रुपये जो है तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी हमारा CP आ जाएगा यहाँ पर 1200 रुपये। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा ऐसा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, 10% हानि हो रही थी, तो इसका मान होता है 1/10, तो हम मान लिए क्या, CP को हम मान लिए 10x, तो CP 10x मान लिए, पहले 10 आप समझो, 10 मान लिए आप CP। ठीक है, तो SP क्या हो जाएगा, 10% कम यानी 9 हो जाएगा, यहाँ पर फिर हम x लगा लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम जो अगर 9 माने और 10 मान लिए, तो ये जो वैल्यूज हैं दोनों सब ऐड कर दें, इनको हम 69 बना देते इसको, है ना, तो वहाँ पर फिर हमारा जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो 9 है और 10 है वेरिएबल रहेंगे, वेरिएबल फॉर्म में रहेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मान करके हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी आप जो अगर डायरेक्ट आप x मान लेते तो भी आप कर लेते, पर ये होता कि यहाँ जो SP होता है वो 9/10 हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा भिन्न फॉर्म में हो जाता, तो आप इस तरीके से वैल्यू मानना समझो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, 12 संतरे बेचने पर 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ। ओके, क्वेश्चन क्या हमारा कि 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ, इतने वस्तुओं का लाभ या इतनी वस्तुओं की हानि, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक संतरे का विक्रय मूल्य यानी SP कितना है, 1 रुपये है। ठीक, संतरे कितने हैं, 12 संतरे बेच रहा है वो, तो हमारा जो टोटल SP आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो 12 रुपये आ जाएगा। और जो हमें लाभ हो रहा है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, मतलब लाभ कितना हो जाएगा, 3 संतरों के लाभ के बराबर। एक संतरे की कीमत 1 रुपये है, तो 3 संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपये, यानी हमारा लाभ आ जाएगा 3 रुपये। ठीक, अब बताना क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होगा, लाभ बटा लाभ यानी 3 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, SP माइनस लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो आ जाएगा 12 - 3 यानी 9 और गुणा 100, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। तो 3 से काट दो, 3 बार जाएगा, 100/3 यानी 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही, 1/3%। ओके, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको
इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। एक संतरे की कीमत आप मान लेना 1 रुपये, तो वहाँ से आपका जो भी दिया हुआ यहाँ पर एस पी या सी पी, तो उसका मान आ जाएगा और फिर लाभ आ जाएगा आपका, फिर आगे आप सॉल्व कर लोगे। ईजी है, बस आप जो अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो तब फिर आप परेशान हो जाओगे कैसे करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी को समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पर 3 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, ठीक, क्या होता, हानि होती, कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। फिर क्या करते, फिर यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाता, ज़्यादा कुछ नहीं, कि वही एक संतरे की कीमत हम मान लेते, एक संतरे का विक्रय मूल्य यानी एस पी कितना मान लेते, 1 रुपये, तो हमारे पास टोटल एस पी आ जाता 12 रुपये। अब यहाँ पर हानि होती कितनी, हानि दे रखा 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी यहाँ हानि हमारे पास आ जाती 3 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर हमें बताना होता हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत तो कितना होता, हानि बटा क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाता, 12 + 3 यानी 15 हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि हानि के केस में जो सी पी होता है एस पी प्लस हानि होता है, ठीक, और लाभ के केस में होता है एस पी माइनस लाभ, ओके। क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है कि हानि के केस में क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तभी हमको नुकसान होता है, और लाभ के केस में एस पी ज़्यादा होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर आप उस जो अगर हानि दिया हो तब आप घटा मत देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर परसेंट में बदलना है, मतलब 100 से गुणा करना है, 3 × 5 = 15, 5 × 10 यानी 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो अगर लाभ हो तो यहाँ पर घट जाता है, ठीक, और हानि हो तो जुड़ जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है फार्मूले में, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह के कितने भी क्वेश्चन बने, किसी भी तरह का बने, आप उसको कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक पुस्तक को, सॉरी एक पुस्तक नहीं, एक वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। जितने में वस्तु खरीदी गई है, जितने में वस्तु खरीदी गई है, खरीदी गई है, तो वस्तु का सीपी बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी वस्तु कितने में खरीदी गई है यह हमें बताना है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। यानी बोल क्या रहा है वो कि हानि प्रतिशत जो है तो वो बराबर है खरीदी गई यानी क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर है क्या, लॉस परसेंट। यानी जो हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, ये दे रखा है। और वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, 24 रुपये, यानी एसपी दे रखा है 24 रुपये। तो हम मान लेते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बराबर एक्स, ठीक है ना। हम एक्स मान लेते हैं कि जो हमारा हानि प्रतिशत है या क्रय मूल्य है दोनों बराबर है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो अब देखिए क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत जो अगर दिया हुआ है तो आपको एसपी कैसे निकाल सकते हैं आप, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये बराबर हो जाएगा एसपी के। एसपी कितने हमारे पास 24 है, तो इसको हम 24 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। जो हानि प्रतिशत होता है क्या होता है, वो क्रय मूल्य में डिक्रीज होता है, यानी एक्स है हमारा क्रय मूल्य, उसमें डिक्रीज कर देंगे 100 में से एक्स। कैसे करते हैं, 100 में से एक्स बटे 100, ये क्या है, डिक्रीज है, यानी हानि प्रतिशत हो गई,
क्रय मूल्य में होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 100x इंटू 100 यानी 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2400। अब इसको उस पार ले जाओ सब, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2 जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये -100x बन जाएगा और ये प्लस का 2400 बराबर हो जाएगा 0 के। तो बस अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी गुणनखंड इसका निकालना है आपको। 2400 को फैक्टराइज करना है। ऐसे दो कैसे करते हैं फैक्टराइज, ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनका इंटू करने पर 2400 आए और जोड़ने पर या घटाने पर -x आए। इस साइन के साथ देखना पड़ता है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स 60 और 40, 60 और 40, इनको अगर हम गुणा करें तो 2400 आएगा और अगर इनको माइनस में ले -60 -40 तो दोनों जोड़ने पर कितना आएगा, -100 आएगा, यानी ये दोनों हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो बन जाएगा x -60 इंटू एक्स -40 बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, एक तो आएगा x बराबर 60 अथवा x बराबर 40। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जो हानि वाला केस है कि अगर दिया हो कि हानि प्रतिशत बराबर है खरीदी गई वस्तु के यानी क्रय मूल्य के, कभी भी ये एक कंडीशन रहे, हानि की कंडीशन रहती है, तो हमेशा दो आंसर आते हैं, है ना। जैसे इस केस में आ रहा है 60 या 40, इसका आंसर ये नहीं होगा 60 एंड 40 नहीं होगा, यहाँ पर 60 और 40 होगा, या तो इसका आंसर 40 होगा या तो 60 होगा, है ना। तो दो आंसर आते हैं हानि के केस में हमेशा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो लाभ वाला केस होता है इसमें, उसमें आंसर एक ही होता है। ओके, चलिए इसी केस में अगर हम इसको मान लेते कि लाभ हो रहा होता तो क्या होता। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि अगर लाभ प्रतिशत जो है तो वो क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है, जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उसे तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है, जितना कुर्सी की लागत है। तो कुर्सी की लागत ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य हमें बताना है, क्रय मूल्य कितना होगा यही हमें बताना है। ठीक वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चेंजेस कर दिया, बस हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो प्रतिशत लाभ है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, जब 144 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी एसपी जब 144 रुपये है, 144 रुपये है, उस केस में क्या हो रहा है कि जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्रय मूल्य को मान लेते हैं x रुपये, तो वही प्रतिशत लाभ भी होता है x। अब देखिए क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ मतलब इंक्रीज, यानी 100 प्लस x, ठीक, बटा 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, एस पी के बराबर हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर चला जाएगा और ये दोनों इंटू हो जाएंगे, यानी 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 डबल 0। ठीक, अब इसको इस पार ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 बराबर 0, ये बन जाएगा। ओके, अब इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालना जिन लोगों को नहीं आता होगा उन्हें सीखना पड़ेगा। ओके, इतना इसको सीखना पड़ेगा आपको अलग से, तो उसके लिए अलग से क्लासेस लेनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम उसी नहीं समझा सकते आपको,
इसका आप इससे फैक्टर जो कितना होगा वो बनेगा 180 और एक नंबर 100। देखो इनको जो अगर हम यहाँ पर हमारा प्लस में आना चाहिए तो 180 को प्लस में और 100 को माइनस में लेते हैं तो 100 आ जाएगा। सॉरी ये एक 180 होगा, एक 80 होगा। ओके, तो 180 माइनस 80 करेंगे 100 आ जाएगा। इन दोनों का इंटू करते हैं तो 18 8 144 होता है और 2 जीरो यानी इसके बराबर हो जाएगा और एक साइन भी माइनस का आ जाएगा। यानी हमारा जो फैक्टर होगा 180 होगा और माइनस 80 होगा, यानी x प्लस 180 और x माइनस 80 ये होगा हमारा फैक्टर। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी x की, एक आएगा x बराबर माइनस का 180, एक x बराबर 80। तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा और प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी वस्तु की कीमत निगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक कुर्सी आपको 180 रुपये में मिले, मतलब कि आप जाओ कुर्सी लेने प्लस वो आपको 180 रुपये भी दे दे। ऐसा होता है क्या कभी? जो क्रय मूल्य है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। खैर अभी हाल ही में एक केस चल रहा है, जो तेल की कीमत है वो क्या हो गया है, निगेटिव में उसकी वैल्यू चली गई है। तेल की कीमत प्रति बैरल निगेटिव में मिल रहा है इस यहाँ पर, तो एक एक्सेप्शन है। ऐसा होता है पर हो रहा है ऐसा, पर ऐसा होता नहीं, ठीक ना, नॉर्मली। ओके, तो जो निगेटिव वाली वैल्यू है यहाँ पर आपको उसको कैंसिल कर देनी है और जो पॉजिटिव है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग डील करते हैं। ये थोड़ा सा जिन लोगों को फैक्टर निकालना नहीं आता उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इनका फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिनका खास तौर पर मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा। मैथ वालों के लिए तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो थोड़ा सा आपको फैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके द्वारा हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। राम कोई सामान, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। राम कोई सामान है ना, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम, यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपये अधिक मिलते, रुपये 15 अधिक मिलते। ठीक, तो सामान का क्रय मूल्य याद कीजिए। सामान का क्रय मूल्य याद कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपये उसे अधिक मिलते। ठीक, तो देखिए कैसे इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। मान लेते हैं कि 100 रुपये उस वस्तु की कीमत है। ओके, ध्यान देना आप लोग, 100 रुपये वस्तु की कीमत है यानी CP 100 रुपये, 10% का लाभ यानी 10% का इंक्रीज हो रहा, तो SP बन गया 110 रुपये। ओके, आप क्या बोल रहे हैं कि यदि वह 10% कम में खरीदा होता, यानी जो 100 रुपये है इसमें से 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10%, 10 कम में खरीदना है मतलब 100 में से 10 घट जाएगा 90। ओके, यानी बोला कि अगर वह 90 रुपये में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता। अब 90 का 25% लाभ यानी 25% का इंक्रीज, 25% का मान होता है 1/4। ओके, इंक्रीज हो रहा है यानी इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाएगा 1 + 1/4 यानी 5/4, यानी 90 गुणा 5/4,
काट दो इसको, 4 दूना 8, 1 9 10 बना, तो 4 दूना 8 फिर से जाएगा, 2 बचा, 0 लगने के बाद 0 आएगा, 20 बनेगा, 4 5 20, 22.5 गुणा 5, 22.5 गुणा 5 कितना बन जाएगा, 5 25 की 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी 112.5, ये बन जाएगा 112.5। 10% CP कम करता तो 90 रुपये हो जाता, और उसमें 25% का लाभ लेता तो 112.5 हो जाता। तो क्या बोला, उसको 15 रुपये अधिक मिलते, यानी पहले जो CP जो इसका SP था विक्रय मूल्य उससे 15 रुपये ज़्यादा होता ये, यानी ये 15 रुपये ज़्यादा होता। ओके, मतलब जो पहले अधिक मिलने, ये जो बार कितना रुपए अधिक मिलते, इतना रुपए कम मिलते, ये मिलना क्या होता है, जितने में व्यक्ति बेचेगा कोई वस्तु वही तो उसे मिलेगा ना। जैसे 100 रुपये में खरीदा कुछ, 120 रुपये में बेच दिया तो 120 रुपये उसको मिल गए, है ना। तो क्या बोला, 15 रुपये अधिक मिलती है, यानी पहले इसको मिला था अगर 110 रुपये, अब जो मिल रहा है वो 15 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए था। मतलब दोनों जो SP है, पहले वाला और बाद वाला, इनका अंतर जो होगा वो 15 के बराबर होगा। तो पहले 110 था, अब है 112.25, यानी अंतर कितना आ रहा है, 2.5 का। 2.5 की वैल्यू होगी 15। ओके, 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 15। और हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य कितना था, 100 था, यानी हमें 2.5 का मान पता हो गया 15, हमें 100 का मान बताना है, तभी वही तो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 15/2.5 गुणे 100। ये चीज़ हम लोग परसेंटेज में भी कर चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू हमें पता हो तो फिर आगे की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 2.5 का पता तो 100 कैसे निकाल सकते हैं कि 15 में 2.5 से डिवाइड कर दो, फिर 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ से 1 दशमलव हटाओ, यहाँ बढ़ा दो, 25 चौको 100, यानी 40 बन जाएगा ये। तो 15 गुणे 40, 15 गुणा 40 ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 1 जीरो है, 600 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, इसमें जो अगर आप बेसिक से जाओगे यानी फार्मूले वगैरह लगाओगे तो आप बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। और इस तरीके से आप जाओगे तो आपको इतना करना पड़ेगा और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत जल्दी करोगे इसमें आप। अभी समझाने के लिए इतना सारा लिखना पड़ रहा है, आपको बहुत कम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करना होता है कि आप पहले CP को 100 मान लो। जो इस वेराइटी क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन है, वहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, जितने भी आज आपको क्वेश्चन करवाया हूँ, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट ही हैं, इनको हम क्वेश्चन के द्वारा आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन द्वारा आप इसको ईजिली समझ सकते हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्या करना है, सबसे पहले आप CP को मान लेना 100। क्या बोला, फिर 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ मतलब 10% का इंक्रीज, यानी आपका SP आ जाएगा 110 आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला कि अगर 10% कम में खरीदा होता है, यानी CP को 10% क्या बोला कम कर रहा है, तो 100 में 10% कम कर दो, यानी कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। फिर बोला कि इसमें अगर 25% का लाभ हुआ होता तो 90 में आप 25% का लाभ निकाल दो, यानी उसका 25% इंक्रीज कर दो 90 में, तो वो निकालो आप, तो बन जाएगा 112.5 बन जाएगा। कैसे निकालना है ये आपको आता है। ओके, तो ये इतना बन गया। ठीक है, अब बोला उसको 15 रुपये अधिक मिलती है, यानी कि जो पहले वाला CP SP था और जो बाद वाले SP है, इनके बीच अंतर 15 होना चाहिए। लेकिन हमारे में अंतर कितना आ रहा है, 2.5 का आ रहा है। मतलब ये जो 2.5 का अंतर है ये 15 होना चाहिए था। ठीक, 15 होना चाहिए था, तो हो गया बस। एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/2.5। हमसे पूछा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो 100 से गुणा कर दिए। ये बाद वाला क्रय मूल्य मत निकाल लेना आप, जो क्रय मूल्य से इसका मतलब है जो क्रय मूल्य था स्टार्टिंग में जो आप लिए हो, तो वहाँ से फिर इसका आंसर आप निकाल लोगे। ओके, तो काफ़ी इजी तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मतलब आज के कॉन्सेप्ट थे। लगभग 5-6 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।